जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। असद उमर साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। रऊफ हसन साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुख्तलिफ लोग गए हैं और उनकी कैटेगरीज भी मुख्तलिफ हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जनाब हमने जमात छोड़ दी, सियासत छोड़ दी और वो चुप करके साइड पे हो गए। कुछ आपको किसी और जगह पे नजर आए और फिर उसके बाद वो किनारा कशी चुप करके बैठ गए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जनाब हमने जमात नहीं छोड़ी, हाँ जो हमारे पास ओहदे हैं जनरल सेक्रेटरी का या ये और वो ओहदे जो है हमने पार्टी के वापस दे दिए। उनमें असद उमर साहब भी हैं, उनमें परवेज खटक साहब भी हैं और सबसे ज्यादा बारीक वारदात इन लोगों ने डालने की कोशिश की। सबसे ज्यादा ये मैं तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के और उनके जो अपने जराए हैं उनके हवाले से आपको बता रहा हूं। जिस तरीके से असद उमर साहब ने एक दो टीवी इंटरव्यू भी दिए, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने अपने साथियों से बात वगैरह भी की और कहा कि ये जो है लोगों की जहन साजी हो रही है, एक तरह से बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये कहना कि जनाब हम अभी भी जमात का हिस्सा हैं और फिर आके कहना कि जनाब ये पॉलिसी भी गलत थी, वो पॉलिसी भी गलत थी। हो सकता है तहरीक इंसाफ की बहुत सारी पॉलिसीज गलत हों, लेकिन उस वक्त जब वो पॉलिसीज बन रही थी, उन पे अमल दरामद हो रहा था, तो उस वक्त तो आप बीच में थे। उस वक्त आप प्रिंसिपल उसके ऊपर कोई स्टैंस लेते और हट जाते, वो अलग बहस थी। लेकिन अब जो बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से अब बाकायदा तौर पर रऊफ हसन साहब ने कहा कि जी असद उमर हमारी जमात का हिस्सा नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जनाब असद उमर साहब जो हैं या कुछ और लोग जो हैं वो आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता। जितने करीबी जराए से मेरी बात हुई पार्टी के अंदर और मुख्तलिफ लोगों से, असद उमर हो जाएं या परवेज खटक हो जाएं, अब इनका तहरीक इंसाफ में वापस आना वो मुमकिन नहीं है। वो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जिन्होंने जाके किनारा कशी इख्तियार कर ली और फिर एक वो भी किस्म है जिन्होंने आके जनाब ना किनारा कशी इख्तियार नहीं की, वो खुल के आके कह रहे हैं। जिस तरह अपनी फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं या चौहान साहब हैं, वो आके खुल के अपनी पार्टी का दिफा कर रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारे इल्जामात भी लगा रहे हैं। उस वक्त उनका मौकिफ क्या था, इस वक्त उनका मौकिफ क्या है, वो एक अलग बहस है, लेकिन कम से कम वो खुल के सामने आ गए। इसी तरह कुछ ने जाके जनाब किनारा कशी इख्तियार कर ली। असद उमर साहब ने ARY वगैरह पे भी इंटरव्यू दिया, आगे पीछे भी इंटरव्यू दिया और रहनुमा तहरीक इंसाफ उनको कहा भी जा रहा है, लेकिन उनका अब जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। जमात जो है उनको नहीं समझती है कि वो अब रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। परवेज खटक साहब की तो वैसी बुनियादी रुकनीत जो है वो खत्म कर दी गई है। इस हवाले से असद उमर साहब की रुकनीत प्रैक्टिकली जिसे वो कह सकते हैं कि कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उनका अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बता रही है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, उनके हवाले से भी इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके हवाले जो भी जमात के अंदर हैं कि उनके रवैये के ऊपर और उनके कंडक्ट के ऊपर थोड़े बहुत उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद खुल के सामने आए। असद उमर को आपको पता है खान साहब ने बड़ी अहमियत दी थी जमात के अंदर और वो खुद भी अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। और वो जो IMF का मामला इस हुकूमत ने खराब किया, जिस वो खुद वजीर खजाना थे, उन्होंने भी उस जमाने में डिले किया था और काफी ज्यादा नुकसान हुआ था पाकिस्तान की मईशत को। और उस वक्त मेरी बात हुई थी, जो जब इनकी हुकूमत थी तो जहांगीर तरीन साहब से बात हुई थी, तो वो भी ये कहते थे कि जनाब ये जो डिले किया गया उससे नुकसान हुआ। जहांगीर तरीन साहब की ख्वाहिश थी कि हमें फौरन IMF के पास जाना चाहिए और फिर वक्त ने साबित किया कि जो जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे वो मौकिफ दुरुस्त था और असद उमर की वजह से बड़ा नुकसान हुआ और फिर बाद में बाहर से वजीर खजाना लाने पड़े। और वो एक पूरा जो नैरेटिव बनाते रहे असद उमर के मैं आऊंगा और इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो नहीं सका। वो फिर हमने देखा कि बाहर से कभी हफीज शेख तो कभी शौकत तरीन, वो दीगर जगहों से वजीर खजाना लाने पड़े खान साहब को। खान साहब की जो मौशी टीम थी उसकी काफी वो मसाइल का शुरू में दो चार रही और फिर आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता चीजें समूद हुई। अच्छा, जहां तक मईशत का ताल्लुक है, अब ये खबर सामने आप देख सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। डॉलर की उड़ान फिर शुरू, इंटर बैंक नर्ख 277 और ओपन मार्केट 284 तक पहुंच गया। ठीक है, 277 जो है वो आपका इंटर बैंक रेट है और 284 जो है वो ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर बिक रहा है और कुछ जगहों पे तो इससे भी ज्यादा बिक रहा है। अब ये जो है ना डॉलर की उड़ान फिर शुरू हो गई। कुछ दिन से हम कह रहे थे देखिए जी डॉलर नीचे आ गया। अब ये समझने की चीज है, या तो हम अपने आप को धोखा देते हैं या हम इतने नाइव हैं। देखिए ये डॉलर नीचे आएगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, कोई मौशी तौर पे हमने क्या चीज अचीव कर ली है? क्या कर्जे लेने से किसी की इकोनॉमी एकदम से बेहतर हो जाती है कि जी IMF ने कर्जा रिलीज कर दिया, वो भी 8 महीने लेट? अभी मतलब उन्होंने कितना दिया है?
कितने अरब डॉलर का तो हमें एक्सपोर्ट्स में नुकसान हो चुका है, कितने अरब डॉलर का हमें रेमिटेंसेस में नुकसान हो चुका है, कितने अरब डॉलर के जनाब वो चीजें फंसी हुई हैं पोर्ट्स के ऊपर, कितना 1 अरब डॉलर के करीब। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि जो डिविडेंड्स भेजने हैं, जो बाहर से आई हुई कंपनियां हैं, उन्होंने जो प्रॉफिट्स बाहर भेजने वो रुके हुए। तो ये कैसे हम अपने आप को एकदम से वो एक फॉल्स किस्म की होप दे देते हैं कि जनाब ये इकोनॉमी बिल्कुल बेहतर होगी। हाँ, अल्लाह करे इकोनॉमी बेहतर हो, लेकिन उसके लिए ये बता देना कि जी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो गया, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, आपकी ये इन्वेस्टमेंट आ गई, आपकी वो इन्वेस्टमेंट आ गई, तो फिर तो आप कहें कि जी एकदम से डॉलर नीचे आ गया, इकोनॉमी बेहतर होगी। ये तो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं कि ये तो ऐसा मुआशी नारा जो है वो किसी भी सियासतदान ने शायद ही कभी लगाया हो, जिस तरह आजकल की बातें हो रही कि जनाब ये हो गया, इकोनॉमी संभल गई। नहीं, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 1 साल के अंदर, आपको पता है 1 साल के अंदर इस पीडीएम की हुकूमत, इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 1 साल के अंदर तकरीबन 50% से ज्यादा रुपया डी वैल्यू हुआ है। लेट मी रिपीट दैट, तकरीबन 50% के करीब जो रुपया है आपका वो डी वैल्यू हुआ है, उसकी कदर में कमी हुई है 1 साल के अंदर इस हुकूमत की। इसकी कोई नजीर मिलती है? तो आप एकदम से कह रहे हैं जी वो आईएमएफ का 1.5 अरब डॉलर आएगा तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। ये कौन से वो ऐसे मौशी साइंसदान हैं जो इस तरह की बातें करते हैं और फिर अखबारात में खबरें लगती हैं डॉलर ये हो गया, डॉलर वो हो गया। और आपको याद है ना, एक मोजिज शख्सियत आई थी पाकिस्तान में, स्पेशली उनको लाया गया था और कहा था कि वो डॉलर आ गया और डॉलर डर गया। याद है, डॉलर ने 180 पे आना था और उस वक्त भी मैंने अर्ज की थी कि ये डॉलर हवा में तो नीचे नहीं आ जाएगा ना, कोई ग्राउंड के ऊपर माशी तौर पे हमने क्या अचीव किया है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, मेरी ख्वाहिश है कि डॉलर 80 रुपए पे आए, इसलिए कि डॉलर नीचे आएगा, मेरा फायदा, आपका फायदा, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा है। और मुझे यह भी पता है कि इस हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि डॉलर नीचे आए, इस हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करे। हाँ, इस हुकूमत की अहलियत है इतनी, वो एक अलग बहस है। पिछली हुकूमत की भी ख्वाहिश थी, क्या उनकी उतनी अहलियत थी? वो भी आपके सामने, उनकी भी 3 साल का दौर का आप मुआवजा कर लें, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बीच में कोरोना भी आया, अब इस 1 साल का भी आप मुआवजा कर लें। तो ये जो रोज इस तरह की खबरें लगाता है मीडिया, उनको भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप ये इस तरह की खबर तो लगा देते हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिक जो आपके हालात हैं वो बेहतर हो गए, जिसके नतीजे में ये हुआ कि या सिर्फ खबरों से, अगर खबरों से, ख्वाहिशात से, ट्विटर से डॉलर नीचे आता होता तो मैं यकीन करें, मुझे बताएं, मैं रोज 300-400 ट्वीट्स किया करूंगा, डॉलर नीचे आ गया, डॉलर डर गया, डॉलर भाग गया, डॉलर की उड़ान रुक गई, डॉलर जो है वो अब आगे आगे, पैसा पीछे पीछे, रुपया ऊपर, डॉलर नीचे। मतलब इस तरह की बातें करने से तो डॉलर नहीं है नीचे आएगा ना, हम अपना ही मजाक उड़ाते हैं। पर एनीवे, ये है आपकी जनाब जो 2-4 दिनों से आप सुन रहे थे डॉलर ये डॉलर वो, मेन इशू ये है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है कि डॉलर ऊपर गया, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और लम्हा फिक्रिया को दुरुस्त करने के लिए जरूरत है कि आपके जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको सही तरीके से डील किया जाए। अच्छा जनाब, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पंजाब में हो सकता है कि नून लीग की कोई सीट एडजस्टमेंट ना हो। ये भी राना सना साहब ने कहा है कि हर हलके में वो अपना कैंडिडेट डालेंगे, अपने कैंडिडेट को जिस तरह मैदान में उतारेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि वो ये सीटें निकालेंगे, वो सीटें निकालेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए 2-3 सीटें निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तरीन साहब भी अपनी सीट नहीं निकाल सकेंगे, अलीम साहब भी अपनी सीट नहीं निकाल सकेंगे। लाहौर का एक भी हल्का मुझे बता दें जहां पे नून लीग का कैंडिडेट खड़ा हो, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट खड़ा हो और अलीम खान साहब वहां पे जीत जाएं, ऐसा हो सकता है? कोई भी ऐसा करिए। हाँ, उनकी सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ हो जाए तो शायद थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश पैदा हो जाए, उस सूरत में कि अगर वहां पे तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो आगे किस तरीके से अपनी सियासत को लेके चलेंगे, किसके साथ वो करेंगे, सीट एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे। ऑल्दो के फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं और उनके दीगर जो लीडरान हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम बड़ा मेजर किरदार अदा करेंगे अगले इलेक्शंस के अंदर। लेकिन इस इलेक्शंस के अंदर अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो इस्तेकाम पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट निकाल सकेगी, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि जो लोग छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान में गए हैं वो चुप करके गोशा नशीन हुए हुए हैं, वो चुप करके बैठे हुए हैं। फौज चौधरी साहब को देख लें, अली जैदी को देख लें, इनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो इस्तेकाम पाकिस्तान का टिकट लेगी और अपने हल्के में जाके जीत जाएगी। तो जब तक उनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी कोई हालात बेहतर होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। और इस हवाले से इस्तेकाम पाकिस्तान को भी इदराक है और वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं। और जब ये सारा प्रोजेक्ट बना था, ये जो जमात बनी थी ये,
तो मुझसे पूछा गया था एक टीवी प्रोग्राम में कि इसमें आपको क्या चीज नजर आई। मैंने कहा इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो एट स्टेक है वो जो तरीन साहब हैं उनकी जो सियासत है, उनका जो ब्रांड है वो एट स्टेक मुझे नजर आ रहा है, इसलिए कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सियासत में वक्त गुजारा। ऑल दो कि उनके साथ बड़ी ज्यादतियां भी हुई पीटीआई के अंदर, लेकिन उन्होंने पीछे रह के बैकग्राउंड में रह के सारा काम किया, कभी कोई खुल के बयान नहीं दिया, इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जिस तरीके से असद उमर और परवेज खटक वगैरह इस तरह कर रहे हैं आजकल, तरीन साहब ने उस दौर में ऐसा नहीं किया। लेकिन अब ये जो खुल के वो सामने आए तो ये उनके लिए जो है ना या तो बड़ा फायदा होगा या बहुत ज्यादा सियासी तौर पर नुकसान होगा, और वो ऐसे डैमेज होगी उनकी सियासी रेपुटेशन, ब्रांड तरीन जो है सियासत का वो ऐसे डैमेज होगा कि उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। बाकी इंतखाबात के अंदर मुख्तलिफ चैलेंजेस वगैरह होते हैं, और एक चैलेंज हुआ था जनाब 2013 में जब परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे तो उनको मुस्तरद कर दिया गया था, और फिर उन्होंने उसके ऊपर चैलेंज वगैरह किया, अपील वगैरह की, और अब उनकी वफात के तकरीबन 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो 2013 में जो उनके कागजात नामजदगी गालिबन कसूर के हल्के में मुस्तरद हुए थे उसके ऊपर वो समाअत करेगा। तो ये देखे पाकिस्तान में ये ना कोई कहे कि इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है। हाँ, कभी कभी थोड़ी सी देर हो जाती, क्या हो गया कि वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए जब भी मिले। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हमारे मुल्क में जो लॉ हैं उनकी रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत है। हमारा जो अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, परवेज मुशर्रफ को इतना टाइम लगा, आम इंसान के साथ क्या होता है। तो ये जो बहुत सारी हुकूमत कहती है ना हम इस्लाहात करेंगे जनाब, जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए। आम शख्स को बहुत सबसे ज्यादा जरूरत है कि इन सारी चीजों के अंदर इस्लाहात हों, लेकिन वो इस्लाहात पर्सन स्पेसिफिक नहीं, वो 22 करोड़ लोगों को सामने रख के होनी चाहिए। जिस तरह आजकल बहस हो रही है ना, वजीर आजम ये होगा, वजीर आजम वो होगा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि जनाब अवाम की क्या ख्वाहिश है कि कौन वजीर आजम हो। तो अवाम को सामने रख के जो इस्लाहत होंगी, अवाम को सामने रख के जो आप इसमें चेंजेस करेंगे, कानून के अंदर चेंजेस करेंगे, उसके अंदर रिफॉर्म्स करेंगे, वो फायदामंद होगी पाकिस्तान के लिए। जब तक हम कुछ शख्सियात को सामने रख के, चाहे उनको टारगेट करने के लिए, चाहे उनको सहूलत देने के लिए करते रहेंगे, किसी भी दौर में करेंगे, तो उससे कतन जो है वो फायदा नहीं होगा। सॉलिड स्टेप्स करने, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपका जुडिशियल सिस्टम हो, आपकी दीगर रिफॉर्म्स हो, इनके लिए आपको कंक्रीट जो है वो स्टेप्स लेने की जरूरत है। जब तक हम हेडलाइंस में फंसे रहेंगे, यकीन कीजिए इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।